धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हमास के साथ बात बन गई है इजराइल की, और बात बनी है कतर और अमेरिका की वजह से। 50 हमास छोड़ेगा तो बदले में इजराइल भी 150 को रिहा करेगा जिनको जेलों में बंद कर रखा है। ये खबरें आप तक खूब आ रही है, लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चारों तरफ से आवाजें उभर रही हैं टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर। और सबसे दिलचस्प कमेंट इस मामले में मुझे देखने को मिला यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख का। उन्होंने कहा कि इजराइल की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, या इजराइल के भविष्य के लिए बेहतर होगा, वहां शांति के भविष्य के लिए बेहतर होगा कि भाई टू स्टेट सॉल्यूशन पर काम किया जाए, फिलिस्तीन को भी राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तो इसके बाद से लोग सवाल करने लगे, भैया किस तरीके का टू स्टेट सॉल्यूशन होगा, और पहले वाला जो टू स्टेट सॉल्यूशन है क्या उस पर कभी कोई अमल किया गया है? अब ये जो अमल की बातें की जा रही हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए की जा रही हैं। और साथ ही एक सवाल ये भी है कि जो ये समझौता हो रहा है, ये इजराइल के हक में ज्यादा है, हमास के हक में ज्यादा है, या फिलिस्तीनियों के हक में ज्यादा है? इन्हीं तमाम सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब, मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं और मिडिल ईस्ट पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर अपने दर्शकों से मुलाकात कराने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो समझौता हो रहा है, जिसमें 50 हमास छोड़ेगा, उधर से 150 छोड़े जाने की बातें चल रही हैं, उस समझौते को हम हमास के हक में कह सकते हैं, फिलिस्तीनियों के हक में कह सकते हैं, या इजराइल के हक में ज्यादा जा रहा है वो? देखिए, इससे एक नतीजा तो साफ है कि जो लोग हमास को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, देखेंगे नहीं, वो अब हमास के साथ मेज पर बैठ करके शर्तें मानने को मजबूर हुए हैं। एक तो ये सियासी जीत हमास की और फिलिस्तीनियों की है। दूसरे, इसके नतीजे में दो तीन काम हुए हैं। जो लेबनान के आसपास की कुछ यहूदी बस्तियां थी इजराइल के कब्जे में, वो वहां से यहूदी खाली हुए हैं। उसके अलावा गाजा के आसपास के बहुत से इलाकों से यहूदियों को खाली करना पड़ा है, जो वापस जाते हुए ये लोग डरेंगे, और वो डरने की बात पक्की है, क्योंकि कभी भी जंग छिड़ सकती है। तीसरी बात यह कि टू स्टेट सॉल्यूशन जिसको दफन कर दिया गया था इजराइल के जरिए, वो फिर से सामने आ गया है। झूठ और मक्कारी ही सही, लेकिन टू स्टेट सॉल्यूशन पर बात तो शुरू हुई, जिस पर जंग शुरू होने से तकरीबन एक हफ्ते पहले की कैबिनेट मीटिंग की, जो बाद में कोई रिपोर्ट आई बंद कमरे की, किसी ने बताया कि नेतन्याहू ने कहा कि टू स्टेट सॉल्यूशन की बात को भूल जाओ, यानी अब टू स्टेट सॉल्यूशन कुछ नहीं रहा। और टू स्टेट सॉल्यूशन को दफन करने में अमेरिका ने भी बहुत अहम रोल अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब जेरूसलम में अमेरिकी एम्बेसी को शिफ्ट किया और जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल राजधानी के तौर पर कबूल किया, तो फिलिस्तीनियों को कुछ ना मिले, इस बदमाशी में तो न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका और सारे ये मुल्क जितने भी उसके साथ हैं वो उसमें मुलव्विस रहे हैं। अब अगर फिलिस्तीन अलग से होगा तो कैसा होगा, क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हमास के लोग जिन्होंने 7 तारीख को इजराइल को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रेत की दीवार की तरह से गिरा दिया, क्या वो पहले यासर अराफात के जमाने का टू स्टेट सॉल्यूशन वो एक्सेप्ट करेंगे, या वो ईरान वाले सोच पे चलेंगे कि इजराइल पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, यहां तो उसके रहने की जगह ही नहीं है। तो ये एक फिर से बहस शुरू होगी कि आखिर टू स्टेट सॉल्यूशन क्या हो। अब ये जो अरब हुक्मरान हैं जिन्होंने अरब लीग और ओआईसी की मीटिंग में टाई टाई फिश सब कुछ कर दिया था, क्या ये फिलिस्तीनियों को मनाने की कोई ऐसी कोशिश करेंगे जिसमें इजराइल की पसंद का कोई फार्मूला कामयाब हो जाए? ये सारी चीजें अभी देखनी होंगी, लेकिन अभी जो बड़ा सवाल ये है कि ये हमास का कल ही बयान आया था कि जो भी समझौता होगा वो रेजिस्टेंस फोर्स हमास की शर्तों पर होगा। उन शर्तों के बयान के बाद में रात भर तकरीबन 7 घंटे कैबिनेट मीटिंग हुई। आज सुबह सवेरे तक वहां की कैबिनेट ने उसे अप्रूव किया। तो
लगता तो यह है कि इजराइल भी दबाव में है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो पब्लिक के तौर पर की जाती है, सरकारों की इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं, वो जो दबाव यूरोप और अमेरिका में भी और बाकी मुल्कों में भी जो इजराइल के खिलाफ माहौल बन रहा था फिलिस्तीनियों के हक में, वो भी दबाव बना। उसके अलावा हूथियों की तरफ से हमले, सीरिया और इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों के खिलाफ हमले, लेबनान की तरफ से हमले, ये तो सब तरफ से जो हमले हो रहे थे, इनको सबको रोकने की कोशिश और जान बचाने की कोशिश लगती है इजराइल की। इजराइल की जान बचाने की कोशिश है। आपने बात हमलों की तो हमलों पे ही चलते हैं। 7 अक्टूबर के हमलों के बारे में जो कहा जा रहा है कि हमास को असल में आने दिया गया अंदर, इनको सब पता था कि हमास हमला करने वाला है, इन्होंने आने दिया। हमास कब नुकसान करके जाएगा, वो आया, उसने हल्का फुल्का नुकसान किया। मोटरसाइकिलों पे जो लोग गए हों, पैदल जो लोग गए हों, वो कितना नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जो मनाजिर सामने आए वो तो ऐसे लग रहे थे कि बुलडोजर से या किसी टैंक से सबको तबाह बर्बाद किया गया है। और खबर यह तक आई कि असल में इजराइल ने अपने यहाँ के लोगों को खुद मारा ताकि पूरी दुनिया की एक सिंपैथी हासिल कर सके, और उसके बाद जो उसने गाजा में किया पिछले 46-47 दिनों तक, वो कर सके। इसमें कितना दम है? देखिए, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थियोरी। कॉन्स्पिरेसी थियोरी हकीकत भी हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी थियोरी सिर्फ जहन को डाइवर्ट करने वाली बात भी हो सकती है। लेकिन मुझे इसमें दम इसलिए कम लगता है कि जो लोग पैराग्लाइडर से उड़ करके पार करके आए और उनमें से बाद में यह खबर आई कि अक्सर लोग वो मारे गए, वापस नहीं जा सके, जो इजराइल का कहना है। तो जो मरने के इरादे से, मरने के लिए तैयार जो लोग आएंगे, वो कम से कम खुद किसी साजिश का हिस्सा नहीं होंगे, उनकी नजर में कोई मकसद होगा तभी आएंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर। हमास की लीडरशिप को मारने की कोशिश ऐलान इजराइल ने किया, और पहले जंग के पहले हफ्ते 10 दिन में कई बार इजराइल ने ऐलान किया कि फला फला कमांडर को हमने मार दिया, खासतौर पर जिन्होंने 7 अक्टूबर को बड़ा रोल अदा किया था हमले में। लेकिन मिसाल के तौर पर याह्या सिनवर, जो गाजा में सबसे बड़े सीनियर लीडर हैं हमास के, उनको नहीं मार सके। हालांकि ऐलान किया था कि हम उन्हें खत्म करेंगे, और अगर गाजा के लोग खुद ही उन्हें खत्म कर दें तो यह जंग जल्दी रुक सकती है। इस हद तक लोगों को तैयार करने की कोशिश की थी इजराइल की तरफ से, तो वो भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ से जो लोग हैं जो ईरान की सोच रखते हैं या उस तरह की जो रेजिस्टेंस ताकतों की हकीकत को जानते हैं या उसकी ताकत को बड़ा मानते हैं, उनका तो कहना यह है कि ये महीनों की तैयारी के बाद हमला हुआ, और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद या शिनबेट वो नाकाम हुए, इनकी फौजी नाकामी हुई। और नाकामी एक बार नहीं हुई, 7 अक्टूबर के बाद तकरीबन 15 अक्टूबर के आसपास, मुझे सही तारीख याद नहीं है, लेकिन तकरीबन हफ्ता 10 दिन के बाद दोबारा लोग अंदर आकर के घुसे। उस वक्त भी इनकी सिक्योरिटी उसको नहीं रोक सकी। तो एक तो नजरिया यह है कि इजराइल वाकईन इतना कमजोर है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडे के जरिए उसे बहुत बड़ी ताकत बताया जाता रहा है। एक बात यह है कि जो बात आप कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी थियरी हो सकती है, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अपने यहाँ का भी चाल चरित्र और चेहरा जानते हैं। गुजरात दंगों के दौरान साबरमती ट्रेन में कौन जानता था कि कार सेवक आ रहे हैं और कार सेवा करके वापस लौट रहे हैं, और बाद में जो रिपोर्टें आई कि उनके अंदर से ही तमाम आग लगी और घटनाएं और फिर पूरे गुजरात में दंगे हुए, तो वो ये आइडियोलॉजी तो वहीं से है ना। और जैसे आज तमाम पूरे गाजा को मिसमार किया जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर बाबरी मस्जिद को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि अगर बाबरी मस्जिद खड़ी रहती तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला नहीं आता जो 9 नवंबर 2019 को आया था। ये देखिए, ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन मुझे इस कॉन्स्पिरेसी थियरी पर यकीन नहीं है। यकीन इसलिए नहीं है कि जो ईरान की रेवोल्यूशन का नजरिया है वो फिलिस्तीन के वापस पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के हाथ में आने और इजराइल के खात्मे तक है, और इन सभी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस के लोग ईरान के साथ बहुत नजदीकियां हैं इनकी, और बाकायदा मशवरे भी होते हैं, मदद भी पहुंचती है, ट्रेनिंग भी होती है, हथियार भी पहुंचते हैं। तो अगर हम ये मान लें
कि ये सारी जो है वो इजराइल के हाथ में खेल रही हैं, ईरान के पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत कमजोर बात होगी, और कमजोर इसलिए होगी कि मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। जब 2009 में गालिबन या उससे पहले रफीक हरीरी का कत्ल हुआ था, जो लेबनान के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके बेटे बाद में उनके प्राइम मिनिस्टर बने। तो उस कत्ल के बारे में इजराइल ने ये हवा उड़ाई कि ये हिजबुल्लाह ने कत्ल किया है। जी। लेकिन हिजबुल्लाह ने 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ही एक वीडियो जारी की जिसमें ड्रोन के जरिए वीडियो में पता चला कि ये इजराइलियों ने खुद ही मारा था। तो हिजबुल्लाह के पास, या हो सकता है ईरान के पास इनडायरेक्टली, इजराइल के अंदर की बहुत सी खुफिया इंफॉर्मेशन हासिल करने का रास्ता है, नेटवर्क है। उसके बावजूद ईरान हमास के और इजराइल के बीच के रिश्तों को नहीं जानेगा, ये बात जी। जरा समझ नहीं आती। ठीक है, ये बात आगे बढ़ाते हैं। इससे चलिए मान लेते हैं कि हमास ने पूरी तैयारी की और हमला कर दिया, लेकिन उसके बाद इस बात से क्या आप इनकार कर सकते हैं कि इजराइल ने जानबूझ के अपने लोगों को और नुकसान ना पहुंचाया हो, और वो इसलिए पहुंचाया गया हो ताकि दुनिया की सहानुभूति हासिल कर सकें, और जो बर्बादी कर रहा है पिछले 47 दिनों से वो आसानी से कर सके पूरी दुनिया को साथ जोड़कर? ये बिल्कुल सही हो सकता है, ये बिल्कुल सही हो सकता है। अब वो जो एक पार्टी हो रही थी, उसमें भी हेलीकॉप्टर से जो मारा गया है, उसमें बगैर ये देखे कि किन लोगों को मार रहे हैं, इतने अंधाधुंध गोलीबारी की। तो इस किस्म के हमदर्दी हासिल करने के लिए या हमास के खिलाफ माहौल बनाने के लिए अपने लोगों का कत्ल कर सकते हैं इजरायली, इस पे मुझे पूरा यकीन है। और बहुत इम्कान है इस बात के कि उन्होंने ऐसा जरूर किया होगा, क्योंकि उनका टारगेट, देखिए पहला दिन जो रिएक्शन आया था नेतन्याहू की तरफ से, फौरन उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया था। जी। जंग का जब ऐलान किया था उसमें 2-3 चीजें थी। बड़ा हमला हुआ, घबराहट में जल्दी से जंग का ऐलान हो गया, एक पॉसिबिलिटी यह है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि वो जंग करने का वो इंतजार कर रहे थे कि जंग हो तो हमें कुछ अपने मकसद हासिल हों। तीसरी बात यह भी हो सकती है कि हमास, जैसा कि आप कह रहे हैं कि साहब हमास के साथ मामला पहले तय थे और जंग का ऐलान कर दिया और गाजा की मिसमारी शुरू कर दी। तो ये सारे इम्कानात मतलब उस तरह से नहीं लगते कि हमास से तालमेल हो, और हमास जो ईरान से जो है इंस्पायर होकर के जो कुछ वो कर रहा है और उसके यहाँ लोग जी। शहीद होने के लिए तैयार हों, जी। तो वो जी। शहीद होने के लिए जो तैयार लोग बैठे हैं, जी। वो मुझे लगता है वो ठीक ऐसी है, मैं प्लॉट नहीं आपको कर। करेक्ट कर दे रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि हमास ने इजराइल के साथ मिलकर वो सब किया। मेरा ये कहना था कि हमास ने हमला किया, उसका फायदा उठा के इजराइल ने अपने लोगों को मार दिया। खैर, इसी में आगे बढ़ते हैं। ये बात कम से कम जो इजराइल के लोग हैं वो तो जान ही रहे हैं कि भाई हमास कितना नुकसान करके गया, और उसके बाद हमारी अपनी सरकार ने, अपनी सेना ने हमारे ही अपने लोगों का कितना नुकसान किया। तो ये दबाव भी तो काम कर रहा होगा ना नेतन्याहू पर? ये दबाव बिल्कुल काम कर रहा है, खास तौर पे उन फैमिलियों की तरफ से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिनके लोग हमास के हाथों में कैदी हैं, जिनकी तादाद अब 240 बताई जा रही है। उन फैमिलियों के साथ और बहुत लोग साथ में जुड़ करके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उससे पहले भी बहुत तरफ से ये आवाजें आ रही थी कि इस जंग के, इस नुकसान के जिम्मेदार खुद नेतन्याहू हैं, और बार बार जो फिलिस्तीनियों को चिढ़ा रहे थे, कभी मस्जिद अल अक्सा पर हमला करके, कभी वेस्ट बैंक में कार्रवाइयां करके। जनिन रेफ्यूजी कैंप में एक बड़ा कत्लेआम हुआ था कुछ ही महीने पहले। तो जी। इस किस्म के वाकयात से फिलिस्तीनियों को भड़काया जा रहा था। और ये जंग शुरू होने से तकरीबन 1 हफ्ता पहले हमास ने कहा था कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने हमले बंद नहीं किए मस्जिद अल अक्सा के खिलाफ और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ। लेकिन वो नहीं रुके और फिर अंजाम ये हुआ। इसका मतलब उनकी तैयारी थी, उस तैयारी के नतीजे में ही वो धमकियां भी दे रहे थे।
चलिए, उनकी तैयारी थी। अब देखना होगा कि हमास और फिलिस्तीन की क्या तैयारियां हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन की जो बातें चल रही हैं उसमें 1968 वाला काम किया जाएगा, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि ब्रिक्स में बोलते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि 1967 में जो समझौता हुआ उसके तहत फिलिस्तीन को पूरा उसकी रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बात कर रहे हैं कि 1996 वाले फार्मूले पर काम होना चाहिए। मैं चाहूंगा आप दोनों फार्मूले के बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, 1967 तो जो अरब इजराइल जंग हुई थी जिसमें कई अरब मुल्क थे और 6 दिन में ही जंग हार गए थे, ये खबरें थीं। और उसमें गाजा और वेस्ट बैंक उस पर इजराइल ने कब्जा किया था, जिसको गाजा को बाद में 2005 में उन्हें खाली करना पड़ा था, क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्सेस वहाँ वेस्ट बैंक के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत थी और हैं, आज भी हैं। तो ये, लेकिन 1990 के वाला जो फॉर्मूला है वो और उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो 1967 की जंग में जो कब्जा किया था इजराइल ने, वो वापस दें। उसे ऑक्युपाइड टेरिटरी कहते हैं, बाकी को इजराइल का हिस्सा कहते हैं। तो ये बुनियादी बात यह है कि क्या महमूद अब्बास जो इजरायली और अमेरिकी एजेंट के तौर पर फिलिस्तीनियों के दरमियान हैं, क्या उनकी कोई बात चलेगी फिलिस्तीनियों के दरमियान, या हमास या उन जैसे रेजिस्टेंस फोर्सेस की बात चलेगी? पब्लिक किसके साथ है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन क्या हो। यूएन सेक्रेटरी का ये कहना कि हमारे नेतृत्व में, हमारी देखरेख में कोई सरकार वहां पर नहीं चलनी चाहिए, फिलिस्तीनियों की वहां पर सरकार होनी चाहिए, यही ज्यादा बेहतर होगा, ये किस ओर इशारा करता है? ये वही अमेरिका का जो 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 इशारा है कि महमूद अब्बास सिर्फ वेस्ट बैंक पे हुकूमत ना करें और गाजा पे भी करें, और यानी इजराइल के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट करें, और ये जितने भी सर उठाने वाले हैं इनको गिरफ्तार कर करके इजराइल के हाथ में देते रहें, और फिलिस्तीनी कभी चैन से ना बैठें। ये अमेरिका और इजराइल की ख्वाहिश है। खुद नेतन्याहू ने कहा कि हम सिक्योरिटी अपने हाथ में लेंगे, हमेशा हम लेंगे, इंडेफिनिट टाइम तक लेंगे। तो ये ख्वाहिशात पूरी कैसे होंगी जबकि रेजिस्टेंस फोर्सेस, जिसमें जिहाद इस्लामी और हमास इस तरह के ग्रुप्स हैं, उनकी जो फॉलोइंग है, जो उनके लोग हैं, जो आजाद चलिए, इसी सीन को फिलिस्तीन। उलट दीजिए। हाँ, महमूद अब्बास नहीं तो क्या हमास पूरे फिलिस्तीन पे राज करेगा? वेस्ट बैंक पर भी उसका कब्जा होगा गाजा की तरह? अभी तो हालात ऐसे लग रहे हैं कि वेस्ट बैंक में हमास और जिहाद इस्लामी ज्यादा एक्टिव हैं, और वेस्ट बैंक अब महमूद अब्बास के कंट्रोल में नहीं है, जिसको खुद अमेरिका और इजराइल महसूस भी करते रहे हैं। और यह भी डिस्कशन होता रहा है कि महमूद अब्बास को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो महमूद अब्बास को मजबूत करने का मतलब वो यानी अपने एजेंट को मजबूत करना चाह रहे हैं, दुनिया को यह दिखाना चाह रहे हैं कि हम फिलिस्तीनी कुछ अथॉरिटी लोग के। तीसरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, कोई तीसरा ग्रुप जो है वो जो है फिलिस्तीन और गाजा जो पूरा का पूरा इलाका है वेस्ट बैंक का, उस पर हुकूमत करे, उस पर अथॉरिटी बनाकर बैठ जाए। कोई तीसरा ग्रुप का नाम मेरे जबान पे नहीं आ पा रहा है उसका। देखिए देखिए, वो फतह वगैरह या दूसरे, मैं आपको हाँ बता हाँ दूं, हाँ। मैं आपको बता दूं कि वॉशिंगटन में या तेल अवीव में बैठे हुए उल्टी खोपड़ी वाले लोग, उल्टी खोपड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्राउंड की हकीकत को वो कबूल नहीं करते। वो एक कागज पे एक फॉर्मूला बनाते हैं, उनका दिल ये चाहता है कि सब इसको मान लें। जी। आज तक इराक में उनकी बात नहीं मानी वहां के लोगों ने, जिन्होंने वहां पर बाकायदा हुकूमत तब्दील की थी। किसी भी जगह क्या अमेरिका का प्लान कामयाब हो सका? क्या अफगानिस्तान में कामयाब हो सका? क्या लीबिया में आज तक कामयाब हो सका? गाजा में वहां लोग रहते हैं, जानवर नहीं रहते। लोगों के अकल भी है, दिमाग भी है, और वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक चाहते हैं, वो अपनी मर्जी की सरकार चाहते हैं। वॉशिंगटन अगर ये तय कर ले, अब वो सीआईए के डायरेक्टर मिस्र आए थे, उन्हें कहा था कि साहब आप अल सीसी साहब को कि आप ही इसको कंट्रोल कर लें, तो उन्होंने मना कर दिया कि साहब हम हमास से गाजा को खाली कराने वाले किसी भी रोल में हम नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें खुद मालूम है कि अखवानुल मुस्लिमून जो मिस्र में है, उनके और हमास का की बहुत नजदीकियां हैं, तो वहां अखवानुल मुस्लिमून उन्हें खुद उखाड़ फेंकेगी। तो ये जो कमरों में बैठ करके कुछ लोग सोचते हैं कि हम फैसला करेंगे और वो जमीन पर लागू हो जाएगा, ये बिल्कुल इस किस्म की अहमकाना बात है जो नहीं होगी। जिन घरों से शहीद जा चुके,
जी जिन घरों से लोग मारे जा चुके, जिन घरों के जख्मी हो चुके, वो क्या अपने सारे हकूक उन इजराइल के एजेंटों के हाथ में दे देंगे? मुझे नहीं जी। लगता है। चलिए, यानी कुल मिला के ये है कि 5-4 दिन की सीज फायर होने जा रहा है, जंगबंदी होने जा रही है, इधर से कुछ छोड़ दो, उधर से कुछ छोड़ दो। जो लोग सोच रहे थे कि इतनी लंबी जद्दोजहद, इतनी लंबी जंग हुई है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, लगता है अब वो वक्त आ गया है कि फिलिस्तीन को फिलिस्तीन रियासत का दर्जा मिल जाएगा। वो अभी दूर की कौड़ी ही है। जी, जी, बिल्कुल दूर दूर की कौड़ी है। मैं तो ये सोचता हूं कि ये सिर्फ फिर बहलाने के लिए एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और उस पर ना तो अमेरिका अमल करा पाएगा, ना अमेरिका की ख्वाहिश है। ये अमेरिका वही तो है। अभी 2020 में ही अभी 3 साल हुए हैं जो यरूशलेम को राजधानी माना था इजराइल की। वो कहां चला जाएगा फैसला? अमेरिकी एम्बेसी कहां जाएगी? क्या ये सब फैसले वो वापस रिवर्स करेंगे? क्या उस हकीकत को मानेंगे कि जो वहां पर लोग हैं वो जानवर नहीं है, इंसान है? क्योंकि जानवर इन्हीं लोगों ने कहा लेकिन था कुछ दिन पहले। लेकिन अगर हालात ऐसे बन गए हैं, मान लीजिए कि इजराइल के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भैया जो देना है फिलिस्तीन को दे दो, हमारी जान बख्शो, उन्हें भी जीने दो, हमें भी जीने दो, तो हो सकता है ना सर। हाँ, इसराइल, हाँ बिल्कुल, इसराइल में कई नजरियात के लोग हैं। जायनिज्म के खिलाफ हैं, खुद फिलिस्तीनियों के हक में भी हैं बहुत लोग। बहुत से यहूदी दुनिया भर के मुल्कों में हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाकायदा फिलिस्तीनियों के हक में। हम्म। लेकिन क्या वो प्रीवेल करेंगे? क्या उनको उनकी बात मानी जाएगी? अब पिछले 3-4 साल से तो कोई मेजॉरिटी हुकूमत ही नहीं बन पाई इसराइल में। हम्म। 120 की मेंबर्स की पार्लियामेंट, उसमें 59 और 61 का ही खेल चल रहा है। और इस जी। बार तो इतना बड़ा कोलिशन करना पड़ा कि वो अलग अलग नजरियात के लोग इकट्ठे हुए। तो हम्म। सियासी इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है। उसके बीच में कहीं कोई हल निकलेगा? क्या होगा? और इस जंग के बाद कितने इजरायली इसराइल में रहेंगे, ये भी हम्म। एक बड़ा सवाल है। डरे हुए हैं जी। लोग, भागना मैं चाहते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि डरे हुए हैं, भाग रहे हैं, तो वो भी तो अपना जीवन देखना चाहते हैं, अपने बच्चों का जीवन देखना चाहते हैं। वो भी चाहते होंगे कि भाई ये भी जीते रहे, हम भी जीते रहे, ये झगड़ा आखिर कब तक चलता रहेगा, ये जंग आखिर कब तक होती रहेगी। वो लोग भी तो सोचते होंगे कि हाँ भाई कुछ शांति स्थापित हो। लेकिन अभी फिलहाल सीज फायर के अलावा कुछ और होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जैसा आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक ख्याली पुलाव पकाई जा रही है, इसी और कुछ चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपसे किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।